अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो आ गए लोग। कहाँ तक स्लाइड्स कवर की थी हमने आपके लिए? सर डायरेक्ट टू कस्टमर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट यहाँ तक करी थी, उसके बाद गेस्ट वाली अच्छा, करनी है अभी। जी, तो DDCM हमने देख लिया था कि बेसिकली क्या चीज़ है। और दो कंट्रीज में अलाउ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। सॉरी, न्यूजीलैंड एंड USA में। और सिर्फ प्रोडक्ट नेम के साथ या प्रोडक्ट नेम के साथ, दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ की जा सकती है कनाडा में। राइट जी, बाकी चीज़ें आपने करनी थी, आर्ग्यूमेंट्स करने थे। उसके फेवर में आपने पढ़ने हैं, DTSCM के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपने स्टडी करने हैं। और आपका क्या ओपिनियन फिर बनता है अगर आपसे पूछा जाए कि DTCM पाकिस्तान में अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो क्यों, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों। ठीक जी, देन हमने बात करनी थी गेस्ट। अब जो मेडिकल इवेंट्स होते हैं जिनको कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस स्पॉन्सर करती हैं, इस तरह के इवेंट्स में 70 to 80% जो एक्सपेंसेस हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेयर करती हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ साथ जो लोकली जो इवेंट्स कंडक्ट किए जा रहे होते हैं स्मॉल गैदरिंग्स पे, या इंटरनेशनल स्पीकर कोई आया हुआ हो हमारे इलाके में, उनके साथ एक गैदरिंग या मीटिंग या एक प्रेजेंटेशन अरेंज करवाना। या इसके अलावा जो ओपिनियन लीडर होता है टेरिटरी का, किसी गिवन एरिया में जो ओपिनियन लीडर फिजिशियन समझा जाता है, जिसको कि दूसरे फिजिशियंस जनरल प्रैक्टिशनर्स जो है वो फॉलो करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कंडक्ट कराने के लिए इवेंट्स जो कंडक्ट किए जाते हैं, ये अमूमन फार्मास्यूटिकल प्लेटफॉर्म से एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे वेन्यू पे जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। राइट, तो उसमें जो गेस्ट फिजिशियन हमारा आएगा, जो गेस्ट पार्टिसिपेंट हमारा आएगा, उसके साथ किसी भी किस्म के और मेहमान, अनइनवाइटेड जो गेस्ट हैं, उनको एंटरटेन करना जो है वो अलाउड नहीं है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी कि एक पार्टिसिपेंट जो फिजिशियन आ रहा है, उसके साथ उसकी वाइफ हो, बेटा बेटी हो, या कोई और उसका रिलेटिव हो, या कोई दोस्त, तो कोई भी उसके साथ अटैच होकर आ रहा हो, उसे एंटरटेन नहीं करेगी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, सिर्फ जो मेन इनवाइटी होगा फिजिशियन, पार्टिसिपेंट्स जो प्रिस्क्राइबर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, सिर्फ वही एंटरटेन किए जाएंगे। उन्हीं के जो मील्स वगैरह हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह हैं, उन्हीं के लिए अरेंज की जाएंगे। ठीक है जी, गेस्ट जो है और कोई अलाउ नहीं है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, क्लियर है आप? अच्छा जी, देन अगर एक प्रिस्क्राइबर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंसल्टेंट या एडवाइजर, ठीक है जी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज अ एडवाइजर, मार्केट सेलेक्ट करने में, मार्केट टारगेट करने में, मार्केट स्ट्रेटजी बनाने में, एडवाइस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है या कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है। छोटे के पास कौन है?
इसके साथ साथ कोई मीटिंग्स और इवेंट्स जो हो रहे हैं उनमें एज अ स्पीकर उस प्रिस्क्राइबर को बुलाया जा रहा है, ऐसे केसेस में एक नॉमिनल फीस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। एंड एक नॉमिनल जो है वो फीस अगेंस्ट द सर्विसेज ऑफ द स्पेसिफिक प्रिस्क्राइबर या फिजिशियन दी जा सकती है। नबील आपका माइक क्योंकि ऑफ कर है भाई। नबील हसन जी सर। जी। ठीक है जी, तो ये बात आप समझ गए कि अगर हम फॉर एग्जांपल न्यू कराची में ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ जो है वो एक मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, उस मीटिंग में जो लीडिंग ईएनटी स्पेशलिस्ट है उससे हम प्रेजेंटेशन करवाते हैं, उसको एज अ स्पीकर जो है इनवाइट करते हैं, तो उस सर्विसेज के अगेंस्ट में एक नॉमिनल चार्जेस जो है वो पे किए जा सकते हैं उसकी सर्विसेज के लिए। ठीक जी, इसके साथ साथ फिजिशियन डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है मेडिकल और साइंटिफिक स्टडीज में, क्लिनिकल ट्रायल्स में, ट्रेनिंग सर्विसेज में और मार्केट रिसर्च में। इन तमाम सर्विसेज के अगेंस्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकती है नॉमिनल चार्जेस डॉक्टर्स को। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो लिखा जाएगा दो पार्टीज के बीच में, यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक डायरेक्टर के दरमियान एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मौजूद होना चाहिए। वर्बल बेसिस पे सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं, जितना टाइम या जो सर्विसेज डायरेक्टर ने प्रोवाइड करनी है और उसके अगेंस्ट जो एनुमरेशन उससे पे किया जाएगा वो सब रिटन में मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, उसके साथ साथ डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट एज अ स्पीकर, एज अ या इन साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई ट्रेनिंग कराने के लिए या मार्केट रिसर्च कराने के लिए जो नीड है वो भी डॉक्यूमेंट करती है कि किस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किस वजह से ये सर्विसेज हासिल की जा रही है एक डॉक्टर की, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी इन सर्विसेज को हासिल कर रही है, ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और डॉक्यूमेंट किया जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ कंसल्टेंट्स मस्ट हैव द एक्सपर्टीज नेसेसरी। जो कंसल्टेशन जिसकी ली जा रही है उसके पास उसकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जो कि मैच करती हो हमारे रिक्वायर्ड नीड्स से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम गायनाकोलॉजी की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग, कोई स्पीकिंग इवेंट्स या मार्केट रिसर्च भी कराना चाह रहे हैं और उसमें हमने किसी और स्पेशलिटी का फिजिशियन को ऐसा ले लिया जिसकी की एक्सपर्टीज है ही नहीं गायनाकोलॉजी में, तो ये जो है वो एथिक्स के अगेंस्ट बात हो जाएगी। क्राइटेरिया ये है कि एग्रीमेंट एडवांस में होगा, उसकी जो नीड्स है वो भी डिटरमाइन की जाएंगी और जो सर्विसेज हासिल की जा रही हैं जिस डायरेक्टर की, उसकी प्रोफाइल मैच करनी चाहिए जिस तरह की कंसल्टेशन हमें उससे चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इस फिजिशियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तरह से ये हायरिंग होगी उसकी सर्विसेज की। ये हायरिंग किसी भी तरह से ऑब्लिगेशन से बाउंड नहीं होनी चाहिए कि वो प्रिस्क्राइबर या फिजिशियन डॉक्टर या जो भी उसकी स्पेशलिटी है उसके हवाले से वो किसी भी तरह से बाउंड होगा हमारी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए, ये उसमें शामिल जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक जी, अच्छा, इसके बाद जो पेमेंट दी जा रही होगी, रेन्यूमरेशन दिया जा रहा होगा, वो फेयर मार्केट वैल्यू है। कंट्री वाइज कंट्री बेसिस के हिसाब से जो है ये प्राइस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ऐसा ना हो कि बात जो है वो लाखों करोड़ों में बगैर किसी वजह के बाद लाखों करोड़ों में पहुंची हुई हो और जस्टिफाइबल ना हो ये प्राइस। ठीक जी, तो आवाज़ आपको क्लियर है मेरी? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आई डोंट नो कि आपको आवाज़ क्लियर जा रही है नहीं। यस सर, क्लियर है। आवाज क्लियर है। ओके जी, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ तक बात ठीक है, कोई सवाल आपका किसी का?
No, sir. Right. Then we have gifts and other items to healthcare practitioners. बहुत सारे जो है वो रेंज है गिफ्ट्स की, इस तरह की गिफ्ट्स जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अपने डेली रूटीन में जो है वो डेली रूटीन की जो प्रैक्टिस है उसको असिस्ट करने में शामिल होते हैं, या इसके अलावा पर्सनल यूज में भी वो चीज़ें जा सकती हैं। ठीक जी, तो ये कुछ स्नैप है हमारे पास, इसमें अच्छा जी, इसमें हमारे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे नजर आ रहे हैं तकरीबन पेंट्स में, राइट? प्रोडक्ट नेम नजर आ रहे हैं और फार्मूले के साथ नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, देन ये कुछ और गिफ्ट्स हैं जिन्हें कि हम लीव बिहाइंड मटेरियल या रिमाइंडर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पर्पस के लिए है। कुछ पेपर वेट्स हैं, जैसे ये पेपर वेट्स आ रहे हैं। ठीक जी, ये पेपर वेट्स हैं, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है और कंपनी नेम यहाँ पे शामिल है। ठीक जी, ये वैसे फार्मास्यूटिकल का तो नहीं है, ये तो किसी और चीज़ का है। काफ़ी सारे इसमें फार्मास्यूटिकल्स की है। तो ये टेबल पे रखने के लिए थर्मामीटर्स वगैरह रखने के लिए, जैसे इनमें थर्मामीटर्स रखे जाएंगे इन चीज़ों पर स्वैप के साथ। अच्छा जी, ये स्टेपलर है आई थिंक। तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के क्लिनिक में लीव बिहाइंड मटेरियल या रिमाइंडर के तौर पे जो है वो रखे जाते हैं कि उस पर प्रोडक्ट नेम ही मेंशन होता है। जब जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नज़र अपनी टेबल पे इन चीज़ों के ऊपर पड़ती है या जब वो उन्हें यूज़ करता है, तो ये नाम, प्रोडक्ट के नाम भी जो है उसके जहन में क्लिक करते रहते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट उससे रिमाइंड होती है, क्लिक करती है, और जहाँ कहीं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पेशेंट जो है वो उसकी आता है चेक कराने के लिए, डायग्नोसिस होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडिकेशन की, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल आसानी से उस प्रोडक्ट को रिमाइंड होने की वजह से प्रिस्क्राइब कर पाता है। ठीक है जी, तो एक बड़ी रेंज जो है वो इस तरह के मटेरियल्स की है। चीज़ें अमूमन आपने देखी होंगी हॉस्पिटल्स में, राइट जी। ये चिट पेपर्स कहलाते हैं, छोटी चिट्स होती हैं छोटी प्रिस्क्रिप्शन या छोटे नोट्स लिखने के लिए। इस तरह के पेन्स बहुत सारे हैं। अच्छा जी, ये राइटिंग पैड्स हैं, राइटिंग पैड्स। ठीक जी, और ये भी प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले कुछ इक्विपमेंट्स। तो बहरहाल एक लंबी जो है वो लिस्ट है इस तरह की चीज़ों की जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं एज अ लीव बिहाइंड मटेरियल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और ये गिफ्ट्स में भी जो चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हेवी चीज़ें हो, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की चीज़ हो, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर हो, वेइंग मशीन हो, वाटर डिस्पेंसर हो, ठीक है जी, वाटर डिस्पेंसर जो कि प्रिस्क्राइबर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी जो है वो बेनिफिट देगा, और उसके क्लिनिक में विजिट करने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट दे रहा होगा। तो एक छोटी चीज़ से लेकर एक कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव आइटम तक की चीज़ें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती रही हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को। जी, हमारे पास आगे कंपनी नेम, ये जी प्रोडक्ट नेम, और ये इसका फार्मूला। ठीक जी, आगे कंपनी नेम। अच्छा जी, अब जो गिफ्ट्स एंड अदर आइटम्स हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ये परमिसिबल थे। अच्छा, मैं इसको पढ़ लूँ क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर सका इसको। आइटम्स इन दिस सेक्शन वर परमिसिबल एंड मस्ट नेवर कंस्टिट्यूट एन इंडस्ट्रीमेंट टू प्रिस्क्राइब रिकमेंड परचेज सप्लाई सेल एंड इंस्टॉल फार्मास्यूटिकल। अच्छा जी, तो ये 2019 की जो गाइडलाइन है उससे पहले तक इस तरह के आइटम जो हमने पीछे भी देखे हैं और ये परमिसिबल थे, दिए जा सकते थे, राइट जी। अब नहीं दिए जा सकते। अब 2019 की जो कोड ऑफ प्रैक्टिस आई है
उसमें ये पर्सनल बेनिफिट के जो प्रोडक्ट है, पर्सनल बेनिफिट के, यानी कि जैसे सीजनल कोई गिफ्ट्स आ गए, किसी को आप जो है वो सब्सक्राइबर्स को मैंगोस पहुंचाए जा रहे हो, या अभी ठंडा सीजन है तो वो ड्राई फ्रूट्स के जो है वो पैकेट बना के वो पहुंचाए जा रहे हो, या कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल होली दिवाली का इवेंट है, उस पे जो नॉन मुस्लिम हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं उन तक उसके केक्स पहुंचाए जा रहे हो, या इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंस डे पे तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रैक्टिशनर्स तक जो सिलेक्टेड हैं, कंपनी जिन पे काम करती है उन तक उससे जश्न आज़ादी के केक्स बना के पहुंचाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें 2012 तक जो है शायद अलाउड थी। जो 2019 में जो कोड ऑफ प्रैक्टिस आई है उसके बाद इन पे भी बैन लग गया है। गिफ्ट्स और पर्सनल बेनिफिट्स ऑलरेडी बैन थे 2012 में, लेकिन जो कल्चरल कर्टेसी के गिफ्ट्स थे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल मैंगोज हो गए, केक्स हो गए और ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो कि एक कल्चरल बेसिस पे दिए जा रहे होते थे, ये चीज़ें भी आप जो है प्रोहिबिटेड हो गए हैं। यानी कि किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को हम लोग केक्स नहीं दे सकते, मैंगोस नहीं दे सकते, और इसी तरह से कोई कल्चरल या रिलीजियस कोई इवेंट आ रहा है तो उस पर पर्सनल बेनिफिट की ये चीज़ें भी नहीं दी जा सकती। पर्सनल बेनिफिट से हमारा मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो कि प्रेस्क्राइबर को सिर्फ प्रेस्क्राइबर का बेनिफिट है, उसमें पेशेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है उसके पर्सनल बेनिफिट, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक हॉस्पिटल फार्मेसी की ऐसे यूनिट में जो कि आउट पेशेंट्स को सिर्फ ट्रीट करती है, हॉस्पिटल फार्मेसी के उस यूनिट में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर एयर कंडीशन लगा देती है, एयर कंडीशन लगा के देती है, तो इट मीन्स कि वो फार्मेसी के पर्सनल यूज की चीज़ है। फार्मेसी की अपनी जिम्मेदारी है उस चीज़ को मैनेज करना, ना कि किसी और की जिम्मेदारी है। और ये जो एयर कंडीशनर लगाया गया है ये फार्मेसी को पर्सनल बेनिफिट देगी, इसका बेनिफिट पेशेंट को नहीं पहुंचेगा, राइट। अब लेकिन पेशेंट को बेनिफिट किस तरह से पहुंचाया जा सकता? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या रूरल एरियाज में जो बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स बने हैं, वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि एक पेशेंट के लिए फैसिलिटीज नहीं है, बेड्स वगैरह नहीं है, वार्ड्स जो है प्रॉपर नहीं बने हुए, उसमें किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन आप कराते हैं, वाटर डिस्पेंसर लगाते हैं, वेइंग मशीन्स लगा देते हैं, या सैनिटाइजर्स वगैरह लगाते हैं, तो वो चीज़ जो पेशेंट को बेनिफिट दे रही होगी वो कहलाएगी पेशेंट बेनिफिट के लिए। और ऐसी चीज़ें जो कि पर्सनल बेनिफिट के लिए हो, यानी कि किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को अगर अल्टो कार दे दी जाए, कोरोला कार लेके दे दी जाए, उसके चेम्बर्स में, क्लिनिक्स में एयर कंडीशनर्स लगा दी जाए, ये पर्सनल बेनिफिट की चीज़ें अलाउ नहीं थी 2012 से, और अब जो कल्चरल कर्टेसी के गिफ्ट्स हैं वो भी बैन हो गए 2019 से। अच्छा जी, देन प्रमोशनल एड्स पे भी जो है जी बैन लग गया। प्रमोशनल एड्स पे नॉन मॉनेटरी रिमाइंडर आइटम्स यानी कि पोस्ट इट्स, माउस पेड्स, कैलेंडर्स, प्लास्टिक बैग्स और बाइंडर्स, इस तरह के कैलेंडर्स कंपनीज के पहले बहुत सारे आया करते थे, ठीक है जी, जिसको कि नॉन मॉनेटरी रिमाइंडर आइटम्स कहते हैं। ठीक, यानी कि एक स्टेशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वे रिमाइंडर्स जा रहे होंगे, इनका कोई पेशेंट की ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पोस्ट इट्स यानी कि जो रिमाइंडर नोट्स होते हैं, जो कि नोट्स डाल के कहीं उसको पोस्ट कर दिया जाता है एज अ रिमाइंडर के तौर पर। माउस पेड्स, कैलेंडर्स, प्लास्टर्स, बैग्स या किसी और तरह के बाइंडर्स। अच्छा, जो 2012 की कोर्ट थी उसने अलाउ किया था अगर ये रिलेवेंट था टू द प्रैक्टिस ऑफ द एक्सीपी, अगर किसी तरह से वो चीज़ें हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस से रिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रैक्टिशनर अपने चेंबर में कंप्यूटर ऑपरेट करता है, कंप्यूटर सिस्टम उसने एक लगा रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे आगा खान वगैरह में
डॉक्टर्स के चैम्बर्स में कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद होते हैं और वो डेटा एंट्री करते हैं, वहीं पे पेशेंट की इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। तो वहाँ पर माउस पैड्स हो, माउस हो या कीबोर्ड्स वगैरह हो, तो वो चीज़ें इस तरह के हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को देना अलाउ थी 2012 तक। लेकिन अब इस तरह की चीज़ों पे कंप्लीट जो है वो बैन है, जहाँ तक बात है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन की। अगर प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए नॉन मॉनिटरी रिमाइंडर आइटम्स दिए जा रहे हैं तो ये प्रोहिबिटेड है। ठीक जी, अब इसको कम्प्लीटली मना कर दिया गया है। इवन की जो राइटिंग पेड्स हैं, सिंपल राइटिंग पेड्स, जो प्रिस्क्रिप्शन पेड्स होते हैं, वो भी बैन हो गए, राइट जी। लेकिन ये एक्सक्लूडेड है, ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है ये ओटीसी प्रोडक्ट के लिए फिलहाल नहीं है। ओटीसी प्रोडक्ट के लिए इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के लिए अपनी नहीं दी जा सकती, ना कैलेंडर ना इवन के जो राइटिंग पेड्स हैं वो भी नहीं दी जा सकते और ना पेन दिए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पेन थे, ये वाले, तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली प्रोडक्ट के लिए अब इस तरह के पेन्स भी और राइटिंग पेड्स भी नहीं दिए जा सकते। ठीक है, कोई चीज़ अलाउ नहीं है, नॉन मॉनेटरी भी अलाउ नहीं है। अगर ओटीसी प्रोडक्ट है तो ओटीसी प्रोडक्ट के लिए दी जा सकती है, रेलेवेंट होनी चाहिए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस। अच्छा जी, देन पेन्स एंड नोट पैड्स एट कंपनी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, यानी कि जो कंपनी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स सेमिनार्स वगैरह कराए जाते हैं, वहाँ पर जो सेटिंग एरिया प्रोवाइड किया जाता है पार्टिसिपेंट्स के लिए, उसके साथ साथ नोट पैड्स भी दिए जाते हैं, पेन्स भी दिए जाते हैं, ताकि जो नोट्स लेने हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वो नोट्स पार्टिसिपेंट लेता रहे, राइट जी। अच्छा, इनके लिए क्या है, ये अलाउ है, लेकिन इस पे प्रोडक्ट का नाम नहीं होना चाहिए, नॉट प्रोडक्ट, ओनली कंपनी ब्रांडेड, यानी कि सिर्फ कंपनी के आप नाम इस पे लिख सकते हैं। जैसे कि जीएसटी का स्पॉन्सर्ड इवेंट है, तो पेन्स पे और नोट पैड्स पे कंपनी ब्रांडिंग की जा सकती है, प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा जाएगा। इसके साथ साथ ये नोट पैड्स और पेन्स जो दिए जाएंगे, ये मिनिमल वैल्यू के होने चाहिए और नेसेसरी क्वांटिटी में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा पूरा कार्टन भर के एक ही प्रिस्क्राइबर को, प्रैक्टिशनर को दिया जाए। ठीक है जी, एक बताओ। अच्छा, तो ये बात क्लियर है, कोई सा बात पूछते हैं यहाँ पे? No, sir. अच्छा जी, देन मेडिकल यूटिलिटी के आइटम्स, यानी कि इस तरह की इक्विपमेंट, डिवाइसेस जिनको कि हम मेडिकल पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि एक तो आपको इसमें नजर आ रहा है ग्लूकोमीटर, इसकी एक एग्जांपल है। ठीक जी, इसको पिन करने की ये जो डिवाइस है, ग्लूकोज चेक करने से पहले उस तरह की स्टेथोस्कोप्स हैं, राइट जी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो मेडिकल यूटिलिटी के आइटम्स हैं, ये मॉडेस्ट वैल्यू के होने चाहिए। हम लास्ट में देखेंगे कि मिनिमल वैल्यू, जो एक टर्म हमने पीछे देखी थी कि मिनिमल वैल्यू होनी चाहिए और मॉडेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, इसकी क्या रेंजेस बनती है, ये हम लास्ट में जाके देखेंगे। मॉडेस्ट वैल्यू होनी चाहिए जो कि मेडिकल यूटिलिटी के आइटम्स हैं इनकी। अच्छा जी, एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सप्लाइड बाय द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर देमसेल्व्स और देयर एम्प्लॉयज। अच्छा जी, तो ये आइटम्स किसी भी तरह से हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या उनके एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट ना करते हो कि जी फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें ये आइटम्स प्रोवाइड करेगी। ये आइटम्स उनके रूटीन प्रैक्टिस बिजनेस के लिए हैं, और जैसे कि स्टेथोस्कोप है, सर्जिकल ग्लव्स है,
ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं या नीडल्स हैं, ग्लूकोमीटर्स वगैरह हैं। अगर एक डायबिटोलॉजिस्ट है या दूसरा भी फिजिशियन जिसको कि ऑन स्पॉट पेशेंट की ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है, ये उसके अपना रूटीन बिजनेस प्रैक्टिस है। ये उसकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को अरेंज करना। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को क्लिनिक भी खोल के दे, उसको उसमें फर्नीचर भी डाल के दे, उसमें उसको पंखे और एयर कंडीशनर भी लगा के दे, उसको स्टेथोस्कोप भी खरीद के दे, उसको पेन भी जो है वो बना के दे और राइटिंग पेड्स भी बना के दे, उसको कुर्सी भी लेके दे। तो ये उसको पालने की जिम्मेदारी, उसकी जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को पालने की जिम्मेदारी एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं लेनी। ठीक जी। और ना ही कोई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर एक्सपेक्ट कर सकता है ये चीज़ें एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन से। फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन अगर देती है तो वेल एंड गुड, लेकिन किसी भी तरह से कोई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या उसके एम्प्लॉयर्स जैसे कि टेक्नीशियंस या अटेंडेंट्स या कॉमन लैंग्वेज में हम जिनको कहते हैं कंपाउंडर्स, वो ये चीज़ें किसी भी तरह से डिमांड नहीं कर सकते फार्मास्यूटिकल कंपनी से। ठीक जी। तो कंपनी अगर प्रोवाइड करती है तो मॉडेस्ट वैल्यू के साथ प्रोवाइड करेगी, और अदरवाइज ये हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की अपनी रूटीन बिजनेस की जिम्मेदारी है। एंड दे आर बेनिफिशियल टू एनहांसिंग द प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड पेशेंट केयर। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका पर्पस ये होगा कि जो पेशेंट सर्विसेज एंड पेशेंट केयर प्रोवाइड की जा रही हैं वो एनहांस हो सके, उसका बेनिफिट जो है वो पेशेंट को पहुंच सके। अच्छा जी। अब अगर कंपनी से प्रोवाइड कर भी रही हैं तो दे आर नॉट ऑफर्ड ऑन मोर देन एन ओकेजनल बेसिस। ठीक है जी। यानी कि ऐसा नहीं हो कि हर महीने जाके जो है वो स्टेथोस्कोप उसको दी जा रही है। पहली बात तो जिम्मेदारी नहीं है, नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह से आप समझते हैं कि ये प्रमोशनल प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए ज़रूरी है या कोई ऐसी मेडिकल यूटिलिटी की डिवाइस है जो कि पेशेंट बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल सर्विसेज और पेशेंट केयर को एनहांस करेंगे, तो ऐसा ना हो कि हर हफ्ते में जाके एक आइटम उसको दिया जा रहा हो, हर महीने में जाके दिया जा रहा हो। एक रीजनेबल इवेंट एक दफ़ा होना चाहिए जब आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। ऐसा ना हो कि डेली बेसिस पे दिया जा रहा हो, हर हफ्ते दिया जा रहा हो या हर महीने दिया जा रहा हो, उसके पास अपना स्टॉक जो है वो जमा होता जाए उस मेडिकल यूटिलिटी का, और वो चाहे तो फिर उसको सेल भी कर सके। इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये पता होता है कि किस तरह की मेडिकल यूटिलिटी की डिवाइस किस हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को देनी है, किस हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से भी मीन के फार्मासिस्ट को देनी है या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को देनी है। उस मेडिकल प्रैक्टिशनर में से किस किस को देनी है, और फिर उसका फॉलो अप भी कंपनी रखती है अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कि उसका क्या यूज जो है वो इन चैम्बर या इन क्लिनिक किया जा रहा है। राइट जी। तो ये ऑफर बार बार नहीं करना है, सिर्फ एक दफा करना है। ठीक जी। और अप्रोप्रिएटली ऑफर करना है। अच्छा जी। देन इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल आइटम्स डेट एनहांस पेशेंट केयर। पेशेंट केयर एनहांस करने के लिए इंफॉर्मेशन या एजुकेशन रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि करंट करंट प्रैक्टिसेस के नाम से जो एक अपडेटेड, मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा, इनके लिए डॉक्टर्स के लिए एक बुक होती है जो कि हर साल पब्लिश होती है, जैसे हमारे लिए फार्मा गाइड है, इसी तरह से उनकी करंट डायग्नोस्टिक्स एंड प्रैक्टिसेस या कुछ इस तरह करके नाम है, वो हर साल पब्लिश होती है, और बहुत ऑथेंटिक वो बुक है। अगर ये बुक किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को प्रोवाइड की जाती है तो इसका पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन और अपडेटेड जो एजुकेशन है वो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर तक पहुंच सके। अच्छा जी। तो ये जो आइटम्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए हैं, ठीक जी, प्रेस्क्राइबर की एजुकेशन
अगर इंक्रीज होगी तो उसका बेनिफिट जो है वो पहुंचेगा पेशेंट तक, राइट। So such items may be provided to HCPs for their education or for the education of patients, यानी या तो उनकी अपनी एजुकेशन या पेशेंट्स को एजुकेट करने के लिए वो मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है। Provided that the items are primarily for educational purpose, जो भी आइटम्स दिए जाएंगे उनका पर्पस, प्राइमरी पर्पस जो है वो एजुकेशनल होगा, एंड डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट वैल्यू, उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू इटसेल्फ नहीं होगी, यानी कि जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं रीसेलेबल चीजें जिसको हम बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को एक लैपटॉप दे दें, इसलिए कि जो लैपटॉप पे बैठ के पढ़ेगा, तो उस लैपटॉप की अपनी एक इंडिपेंडेंट मार्केट वैल्यू है। इस तरह से नहीं करेंगे हम। जो मटेरियल या जो आइटम हमने प्रोवाइड करना उसके प्राइमरी पर्पस एजुकेशनल होना चाहिए। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की अपनी एजुकेशन जब इंक्रीज होगी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन जब उस तक पहुंच रही होगी, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट उसकी प्रैक्टिस का जाएगा पेशेंट को, या किसी और तरह से अगर पेशेंट रिलेटेड एजुकेशन उसने प्रोवाइड कर दी है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होता है, एस्थमा के पेशेंट्स में एजुकेशन देनी हो वगैरह वगैरह, या एड्स के पेशेंट्स में एजुकेशन देनी हो। ठीक जी, इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास साइंटिफिक बुक्स, जैसे कि एक तो करंट डायग्नोस्टिक्स एंड बड़ा अच्छा सा नाम है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो यह हर साल पब्लिश होता है, अच्छी खासी मोटी जो है ना एक किताब होती है। जर्नल सब्सक्रिप्शंस, यानी कि जैसे कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एक बड़ा पॉपुलर जर्नल है मेडिसिन की प्रैक्टिस में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ठीक जी, या और जो टॉप क्लास के टॉप 10 या टॉप लेवल के मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड, उसकी डायग्नोसिस से रिलेटेड, थेरापी से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही होती है, उन जर्नल सब्सक्रिप्शंस, वो जनरल सब्सक्रिप्शंस लेके जो है वो दी जा सकती हैं प्रैक्टिशनर्स के लिए। मेमोरी स्टिक्स विद एजुकेशनल डेटा, यानी कि जो यूएसबीज हैं हमारे पास, पेन ड्राइव्स हैं, ये पेन ड्राइव्स भी दी जा सकती हैं, जिनमें से एजुकेशनल डेटा जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा जी, तो हमारे पास तकरीबन 1 मिनट 15 सेकंड है। दूसरा सेशन मैं नहीं कंडक्ट करूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, राइट। इंशाल्लाह कल तक तबीयत संभल जाएगी तो हम मजीद इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक जी, इसको स्लाइड को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। मेमोरी स्टिक्स अगर देंगे तो हम दे शुड बी प्री लोडेड विद द एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन डेटा। जो यूएसबी ड्राइव्स देंगे उनमें इंफॉर्मेशन पहले से लोड करके देनी है, ठीक है जी। और जितनी इंफॉर्मेशन हमने देनी है उसका जो डेटा बनता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो। यानी कि अगर हमने एक पेशेंट एजुकेशन के लिए वीडियो बनाई है, उसकी कैपेसिटी है 500 MB उस वीडियो की, और हम पेन ड्राइव जो है वो 64 GB की, 64 GB की, या 1 TB की, या 128 GB की उसमें डालने, जो स्टोरेज कैपेसिटी उसके साथ एप्रोप्रिएट हो। ठीक जी। टैबलेट कंप्यूटर्स जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इसलिए नहीं दिए जा सकते। टैबलेट्स नहीं दी जा सकती, कंप्यूटर्स नहीं दिए जा सकते, ठीक है जी, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। राइट जी, किसी का कोई सवाल जल्दी से पूछ ले, 1 मिनट से कम है।